नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। उड़ीसा के केओंझार जिले का धकोटा गांव। तारीख थी 25 मार्च 2019। रात के करीबन करीबन 8 बजे का समय हो रहा था और उस समय कांग्रेस के एक पूर्व नेता थे रामचंद्र बेहरा। वो अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ बैठ के डिनर कर रहे थे। उनके चेहरे पे एक खुशी थी, एक मुस्कुराहट थी और मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को कहते हैं कि कल एक बहुत बड़ा दिन है, नई पार्टी ज्वाइन करनी है। अपेरेंटली रामचंद्र बेहरा जिस पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य उस समय थे, उस पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी में अगले दिन शामिल होने वाले थे। आगे की राजनीति वहीं से करने वाले थे और यही वो वजह है कि काफी ज्यादा खुश थे। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। बेहरा जी झटके से उठते हैं दरवाजा खोलने के लिए। दरवाजा खोला तो सामने गांव के ही 5 लोग मौजूद थे जिनको वो भली भांति जानते थे। उनके नाम थे संजीव पृष्टि, अजीत, अरुण, अलेख और पूरण। सभी ने बारी बारी से बेहरा जी के पांव छुए और उनको बधाई दी कि बेहरा साहब, पार्टी में आपका स्वागत है। कल से आपके जीवन की और हमारे इस एरिया के नेतृत्व की एक नई शुरुआत होने वाली है। हंसते हुए बेहरा जी ने कहा, सही कह रहे हो, चलो अंदर चलो, अंदर बैठकर बात करते हैं। उन लोगों के अंदर आते ही प्रशांति, जो कि उनकी बीवी है, उन्होंने अपनी बड़ी बेटी जिसका नाम मीना रानी था, इनकी 2 बेटियां थी, मीना रानी और देवजानी। मीना रानी बड़ी बेटी थी। उससे कहती हैं कि बेटे, लोगों के लिए, मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजार करो। ये बैठक करीबन करीबन 2 घंटे के आसपास चलती है और बात करते करते रात के करीबन करीबन 10 बजे का समय हो जाता है। 10 जब बज जाते हैं तो संजीव नाम का ये इंसान, जो इन लोगों का मुखिया टाइप का लग रहा था, लाइक होता है ना, द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन इन द ग्रुप, वो कहता है कि नेताजी अब हमें इजाजत दीजिए, अब कल आपसे कार्यालय में मुलाकात होगी। एक बारी फिर से बारी बारी से लोगों ने भैरा जी से हाथ मिलाया, उनके चरण स्पर्श किए और घर से बाहर निकल गए। इन लोगों के जाने के पश्चात भैरा जी भी सोने के लिए जाने ही वाले थे कि अचानक से मेन गेट की दोबारा से घंटी बजती है और बाहर से एक आवाज आती है कि भैरा जी, कार्यालय के पार्टी पार्टी के कुछ और कार्यकर्ता आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। ये आवाज जानी पहचानी थी क्योंकि आवाज उसी इंसान की थी, संजीव की, जो अभी ही तुरंत तुरंत इनसे मिलके घर से बाहर निकला था। भैरा जी उसकी आवाज को पहचान लेते हैं और वापस से आके दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलने के पश्चात सामने एक छोटा सा गार्डन सा था। उसको क्रॉस करते हुए जब ये मेन गेट से बाहर निकलते हैं तो वहां पाते हैं कि करीबन करीबन 10 से 12 लोग खड़े हैं और सभी के हाथ पीछे की तरफ हैं। सभी ने मानो अपने हाथों के पीछे कुछ छुपा रखा हो। वो कुछ कह नहीं रहे थे, कुछ बता नहीं रहे थे, ना राम राम किया, ना कुछ ऐसे विचारों का आदान प्रदान किया जो जैसा कि जनरली लोग करते हैं एक दूसरे से मिलने के पश्चात। बस सिर्फ और सिर्फ बेहरा जी को घूरे जा रहे थे। उन लोगों के इस रिएक्शन को देख के, उनके हाव भाव को देख के बेहरा जी ऑब्वियसली थोड़े से चिंतित हुए और दबी हुई आवाज में कहा कि तुम लोग इतने शांत क्यों हो? आला कमान ने कहीं कोई फैसला बदल तो नहीं लिया? बेहरा जी का इनिशियल रिएक्शन और इंप्रेशन ये था कि प्रोबेबली जिस पार्टी को ये अगले दिन ज्वाइन करने वाले थे उसने डिसीजन चेंज कर लिया है और इनकी एंट्री शायद पार्टी में बंद कर दी जाएगी। हिज थॉट प्रोसेस वाज दैट। सो इनका रिएक्शन, उन्हीं शब्दों को उच्चारण करते हुए वो रिएक्शन जो है बाहर निकलता है। लेकिन अगले ही पल उनके इन वाक्यों को सुनने के पश्चात ये सारे के सारे लोग जो हैं, जिन्होंने अपने हाथ पीछे कर रखे थे, अपने हाथ को आगे करना शुरू करते हैं और हंसने लगते हैं। सभी के हाथ में भाला था, तलवार थी, किसी के हाथ में गंडा सा था, किसी के हाथ में लाठी थी। ये देखते ही बेहरा जी पसीने पसीने हो गए। वो समझ गए कि उनके ऊपर एक अटैक होने वाला है। फिर अचानक से वो चीखते हुए कहते हैं कि तुम लोग हथियार लेकर यहाँ क्यों आए हो? अभी अभी तो चाय नाश्ता करके मेरे घर से गए हो। भीड़ में से एक आदमी फिर दौड़ता हुआ इनके मेन गेट तक जाता है और मेन गेट को बाहर से लॉक कर देता है। इसके पहले कि बेहरा कुछ समझ पाते, अचानक से उनके ऊपर लाठियों से प्रहार करना शुरू कर दिया जाता है। दनादन चारों तरफ से लाठियां मारी जाती है और फिर जिन लोगों के हाथों में तलवार थी उनका इस्तेमाल करना शुरू किया जाता है। अपने पिता की चीखें सुनते ही दोनों की दोनों बेटियां मीना रानी और देवजानी घर से बाहर निकलती हैं और बाहर की तरफ भागती हैं। पीछे पीछे मां प्रशांति भी आती है। देखा कि भीड़ ने हथियारों से उनके पिता के ऊपर और पति के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है, हमला करना शुरू कर दिया है। दोनों बेटियों को और मां को वहां देखते ही एक शख्स चिल्लाकर कहता है कि चुपचाप वहीं खड़ी रहो, एक कदम भी आगे बढ़ाया है तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो उन्हें भी बेसिकली धमकी दी गई कि तुम्हारा भी यही हाल होगा जो तुम्हारे पति और तुम्हारे पिता का किया जा रहा है। तीनों महिलाएं डर जाती है और डर के मारे उनके चरण, उनके पांव एक चुंबक की तरह उस धरती पर वहां टिक जाते हैं और उनके मुख से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। उनके पिता को, उनके पति को वहां पे सरेआम मोहल्ले में पीटा जा रहा था। ना किसी ने दरवाजा खोला, ना किसी ने मदद करने की कोशिश करी।
और ये तीनों महिलाएं चुपचाप वहां खड़ी होकर उस दृश्य को देखने के लिए मजबूर हो रही थी। अचानक से भीड़ में से एक इंसान जिसका नाम अरुण था वो बाहर आता है, सामने आता है, तलवार निकालता है और तेज आवाज में कहता है कि नेताजी, विधायकी का इलेक्शन लड़ने का बड़ा शौक है ना आपको, विधायकी लड़ने का बड़ा शौक है ना आपको, हमारा हमारा नेता बनना चाहते हैं आप, यहाँ का आपको दबंग बनना है, अपनी दबंगई दिखानी है। आज आपके सारे के सारे शौक पूरे हो जाएंगे, आपकी दबंगई और आपकी विधायकी आज यहीं पे खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद वो कहता है कि विधायक बनेगा तू। ये कहते हुए बेहरा के बाएं हाथ के ऊपर तलवार से प्रहार किया जाता है। खून के छींटे चारों तरफ उड़ने लगते हैं। आधा कटा हुआ हाथ जो है वो लटक जाता है और सड़क पे जो मेन गेट के बाहर जो रोड था वहां पे खून की धारा बहने लगती है। तभी अचानक भीड़ से दूसरा इंसान संजीव जो है वो बाहर निकलता है और कहता है कि इस अधकटे हाथ को इसके शरीर से अलग कर दो, इसे पूरे गांव में लहराएंगे, पूरे गांव को दिखाएंगे और उनको बताएंगे कि दबंगई क्या होती है। अजीत नाम का इंसान फिर एक तलवार चलाता है और भैरा जी का हाथ जो कि आधा कटा हुआ था, लटका हुआ था, दोबारा एक प्रहार करता है और वो हाथ उनके शरीर से कट के अलग हो जाता है। हाथ काटने के पश्चात अजीत अपनी तलवार को नीचे फेंक देता है, उस हाथ को कटे हुए हाथ को उठाता है और चारों तरफ उसे लहराने लगता है। उसके लहराने की वजह से खून के छींटे चारों तरफ उड़ते हैं, दूसरों के घरों पे जाते हैं, वहां जो लोग खड़े थे उनके कपड़ों पे, उनके शरीर के, उनके मुंह के ऊपर चारों तरफ खून ही खून जो है पड़ने लगा था। हाथ कटते ही रामचंद्र बेहरा ऑब्वियसली जमीन पर गिर पड़े और चिल्लाने लगे कि मुझे बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे बचाओ। दरवाजे पे खड़ी इनकी बीवी और इनकी बेटियां ये सब कुछ देख रही थी, पर एक भी कदम आगे बढ़ाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी भीड़ में से दो लड़के आगे आते हैं, आलेख और पूर्ण। अगर आप देखोगे जिन जो नाम मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे, हर किसी का इक्वल तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा और हर किसी ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। पर एक नाम आगे ऐसा जरूर आएगा जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि जुडिशरी हमारा किस हद तक आज भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। बहरहाल आलेख और पूरन सामने आते हैं और पास की झोपड़ी के पास जाते हैं जहां पे इन्होंने और हथियार छुपा रखे थे। वहां पे दर्जनों की मात्रा में वहां पे भाले रखे हुए थे। वो भाले लेकर बाहर निकलते हैं और संजीव फिर गाली देते हुए कहता है, जो ऑब्वियसली मैं इस चैनल के ऊपर नहीं कह सकता, कि देख क्या रहे हो, आज ये बहरा जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सुनते ही सभी के सभी जमीन पर पड़े हुए उन भालों को उठाते हैं जो कि आलेख और पूर्ण के द्वारा उस झोपे से निकाला गया था और उन भालों का प्रयोग किया जाता है छाती के ऊपर भाला घुसाने में, पेट के ऊपर, धड़ के ऊपर, जहां पे उनको मौका मिला उन्होंने भालों से प्रहार करना शुरू कर दिया। एक दो प्रहार तो इतने ज्यादा विध्वंसक थे, इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि शरीर को चीरते हुए शरीर के आर पार निकल गए। जमीन खून से रंग चुकी थी। बहरा जोर जोर से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। फिर अचानक से अजीत ने तलवार उठाई और दाहिने हाथ की जो उंगलियां होती हैं उनको काट के अलग कर दिया और उनको काटने के पश्चात रिस्ट के ऊपर से हाथ के ऊपर प्रहार किया और दाएं हाथ के रिस्ट से यहां से हाथ को काट के बिल्कुल अलग कर दिया। खून से सनी हथेली और उंगलियां जमीन पर गिर जाती हैं। पास में ही एक नाली जा रही थी। वो नाली के कचरे के साथ साथ, वहां बह रहे पानी के साथ साथ अब वहां पे खून बह रहा था। उस नाली के अंदर रक्त प्रवाह चल रहा था। तभी भीड़ से निकलकर अरुण फिर से एक बारी सामने आता है और उसके हाथ में वही तलवार थी जिसका इसने पहले उपयोग किया था। उसने उस तलवार का प्रहार करके बहरा का जो पांव था उसके टखने के नीचे से उस पांव को काटने की कोशिश करी। पांव भी अब टखने के नीचे से ऐसे कट के लटक सा गया था, पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ था। तभी गुस्से में लिप्त पूरी तरीके से संजीव चिल्ला के कहता है कि इसका दूसरा पैर भी काट डालो, बचना नहीं चाहिए, और फिर से गाली देता है और कहता है कि ये हमारा नेता बनेगा, हमारा विधायक बनेगा। अरुण ने फिर अपने तलवार को दूसरे पैर की तरफ टारगेट किया और दूसरे पैर पर भी तलवार मार दी। वहां पे भी पांव जो है अधकटा सा लटक जाता है, पूरी तरीके से कट के अलग नहीं होता। अरुण का और संजीव का चेहरा जो है खून से भरा हुआ था, क्योंकि जिस तेजी से वो प्रहार कर रहे थे खून छिटक कर इनके मुंह पे आ रहा था। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी पर सामने कोई भी नहीं आया था। उसके बाद इन लोगों ने शरीर के बचे हुए हिस्सों के ऊपर प्रहार करना शुरू किया। जहां जहां भी उनको ये दिखाई दिया कि तलवार से प्रहार नहीं हुआ है, भाले से शरीर को नहीं भेदा गया है, उस जगह को फिर भेदने की कोशिश करेगी। जांघ के ऊपर, पीठ के ऊपर, गर्दन के ऊपर, हर तरीके से प्रहार करने की कोशिश करेगी। शरीर पूरी तरीके से कट-फट चुका था। खाल शरीर से लटक रही थी, पर आपको अभी भी जानकर आश्चर्य होगा कि ये हत्याकांड जो इवेंचुअल टारगेट था, ये होते हुए भी मोहल्ले का एक भी इंसान घर के बाहर नहीं आया। कुछ देर बाद संजीव कहता है फिर से चिल्लाते हुए कि अब ये नहीं बचेगा, चलो गांव चलते हैं।
संजीव ने फिर अपनी मोटरसाइकिल जो है उसको स्टार्ट किया और अजीत और प्रमोद को चिल्लाते हुए कहता है कि बैठो पीछे। प्रमोद नाम को आप याद रखना, इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है आगे। अजीत ने जमीन पर पड़ा हुआ बहरा का कटा हुआ हाथ और प्रमोद ने बहरा का जो दाहिना कटा हुआ हाथ था जो हथेली से काट दिया गया था उसको उठाया और हवा में लहराते हुए मोटरसाइकिल पर बैठ गए। तीनों NH20 के उस पार बसे धकोटा गांव की तरफ निकलते हैं और पीछे पीछे जो लोग इनके साथ इस हत्याकांड को अंजाम करने के लिए आए थे, इनके सहायक थे, वो इनके पीछे पीछे दूसरी मोटरसाइकिल से इसके पीछे लग जाते हैं। भीड़ के जाते ही मीना रानी, देवजानी और प्रशांति बाहर निकलते हैं और अपने पिता और अपने पति रामचंद्र बेहरा के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंच के चीखते हैं, चिल्लाते हैं। शरीर चारों तरफ से कटा हुआ था, हर तरीके से खाल लटक रही थी और वो चिल्लाते हुए धीमी आवाज में सिर्फ यही कह रहे थे कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इमेजिन करिए उस सिनारियो को, जब एक पिता अपनी बेटी के गोद में अधमरी हालत में पड़ा हो और कह रहा हो कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो पिता जिसका इकलौता मकसद ये होता है अपने बच्चों की रक्षा करना, वो अपने बच्चों से गुहार लगा रहा था अपने जीवन की कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मीना रानी बिलखते हुए इधर उधर लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, हाथ जोड़कर लोगों के दरवाजे खटखटाती है और जो लोग उन हत्यारों के जाने के पश्चात बाहर निकल कर आए थे उनसे गुहार लगाती है कि मेरे पिता को हॉस्पिटल ले चलो, मेरे पिता की सांसें अभी भी चल रही है। कोई आगे नहीं आया, एक भी इंसान आगे नहीं आता है। तभी अचानक से मीना रानी की नजर पड़ती है सामने वाले एक घर पे जिसमें रंजीत नाम का एक इंसान रहता था। उसकी गाड़ी घर के बाहर खड़ी हुई थी। वो अपनी छोटी बहन देवजानी को कहती है कि जाके रंजीत से गुहार करो, उसकी गाड़ी लेके आओ, उसकी गाड़ी के इस्तेमाल से हम पापा को हॉस्पिटल लेके जा पाएंगे। देवजानी दौड़ते हुए रंजीत के घर के पास पहुंचती है, उस दरवाजे पे दस्तक लगाती है, चीखती है, चिल्लाती है कि हमें आपकी गाड़ी चाहिए, हमारे पापा को हॉस्पिटल ले चलो। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। न रंजीत ने दरवाजा खोला, ना ही किसी तरीके का कोई ऐसा संकेत दिया कि वो उनकी मदद करना चाहता है। इंसान कितना निर्दय हो सकता है और इन सिचुएशंस में उन बच्चियों के ऊपर क्या गुजरी होगी, इस बात की आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। जब रंजीत के घर से भी कोई मदद नहीं मिली तो फिर बड़ी बेटी मीना रानी दौड़ती है और NH20 हाईवे की तरफ पहुंचती है, जहां पे आनंदपुर की तरफ जाने वाली गाड़ियों को वो रोकने की कोशिश करती है कि शायद कोई गाड़ी रोक कर उसकी मदद कर दे। पर किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। इन सारी उठापटक के अंदर करीबन करीबन 15 से 20 मिनट बीत चुके थे। प्रशांति, जो कि रामचंद्र बेहरा जी की बीवी थी, वो अपनी गोद के अंदर अपने पति की अधमरी बॉडी को लेकर रोती हुई लोगों से मदद की भीख मांग रही थी। चेहरा बेहरा जी का ऑब्वियसली दर्द से छटपटा रहा था और प्रशांति फूट फूट कर रो रही थी। तभी अचानक से पड़ोस का एक गांव जो है, एक आदमी जो है वो गाड़ी लेकर आता है और उनकी मदद करने के लिए तैयार होता है। दोनों बेटियां और उनकी बीवी रामचंद्र बेहरा को गाड़ी में डालती है और आनंदपुर की तरफ निकलती है अपने पति और अपने पिता को, उनकी जान को बचाने के लिए। मीना रानी ने अपने पिता के सर को अपनी गोदी में रखा हुआ था, खून शरीर से बह रहा था और दोनों पैर कटकर जमीन पर ऐसे गाड़ी में ऐसे लटके हुए से थे, खाल चारों तरफ से उखड़ी हुई थी। यहाँ डॉक्टरों ने इमरजेंसी वार्ड में रामचंद्र बेहरा को एडमिट किया, लेकिन 20-25 मिनट के इंतजार के बाद ही ये कह दिया कि यहाँ पे इनका इलाज नहीं हो पाएगा, आप इन्हें इलाज करवाने के लिए कटक लेके जाएं। इमीडिएटली फिर रामचंद्र बेहरा को एक एम्बुलेंस में डाला जाता है और ये गाड़ी तेजी से निकलती है कटक की तरफ, क्योंकि आगे का इलाज वहीं पे होना था। इस गाड़ी के निकलने के बाद रामचंद्र बेहरा का क्या हुआ? जिन लोगों ने रामचंद्र बेहरा के घर पे उनके साथ बैठ के चाय पी, नाश्ता किया, उनके परिवारजनों के साथ समय व्यतीत किया, उन्होंने ही अचानक से रामचंद्र बेहरा के ऊपर अटैक क्यों किया? क्या इनकी बेहरा से कोई दुश्मनी थी? ये नेता जो कि पहले कांग्रेस के थे, कौन सी पार्टी को ज्वाइन करने वाले थे जिसकी वजह से लोगों को इनकी विधायकी से ऐतराज हो रहा था? ये लोग बेहरा के कटे हुए हाथ को और हथेली को अपने साथ लेकर क्यों गए थे? आखिर बेहरा के पड़ोसी रंजीत कुमार ने दरवाजा खोलकर इन बच्चियों की मदद क्यों नहीं करी? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा और पॉलिटिक्स और सड़ा हुआ जुडिशियल सिस्टम किस तरीके से काम करता है उसको एक बार फिर से एक्सपोज कर दूंगा। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द डार्क सीक्रेट्स ऑफ रामचंद्र बेहरा मर्डर। लेट्स बिगिन। एम्बुलेंस में जब रामचंद्र बेहरा को लेकर कटक की तरफ जाया जा रहा था, तभी एम्बुलेंस आधे रास्ते ही पहुंची होगी कि उनका शरीर जो है ठंडा सा पड़ने लगता है और फिर अचानक से गर्दन लटक जाती है।
ये देखते ही इनकी जो पत्नी थी प्रशांति, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, घबरा जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि पापा के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है, शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया है। एम्बुलेंस में साथ में जो नर्स थी फिर इनकी चेक करने की कोशिश करती है, आंखें खोलकर देखती है और फिर धीमी आवाज में कहती है कि इन्हें अब कटक ले जाने का कोई फायदा नहीं है, ये इस दुनिया से जा चुके हैं। ये सुनते ही ऑफ कोर्स जो बेटियां अभी तक रो रही थी पहले से ही, वो और दाल मार के रोने लगती हैं। माँ का सीना दर्द से जैसे मानो फट सा गया हो। रामचंद्र बेहरा की सांसें थम चुकी थी। बड़ी बेटी मीना रानी पिता के शरीर को झकझोरते हुए कि पापा उठो उसकी गुहार लगाती है, बट वी ऑल नो ऐसा कुछ होता नहीं है, इंसान चाहे कितना भी रोना बिलखना कर ले। सभी उसके बाद अपने रास्ते को वापस मोड़ते हैं और कटक की तरफ जाती हुई ये एम्बुलेंस वापस से डकोटा गांव की तरफ निकल पड़ती है। उधर संजीव, प्रमोद और अजीत मोटरसाइकिल पर सवार होकर बेहरा के कटे हुए हाथ और हथेली को लेकर गांव में घूम रहे थे और उनके साथ में सारे के सारे कातिल भी थे पीछे पीछे। संजीव गांव के हर घर से सामने से निकलता हुआ एक ही चीज चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि किसी ने भी रामचंद्र बेहरा का समर्थन किया या हमारे खिलाफ गवाही दी तो उसका भी यही अंजाम होगा जो रामचंद्र बेहरा का किया गया है। उन्हें इस बात की जानकारी थी नहीं कि जब ये निकले थे तो रामचंद्र बेहरा को बचाने की कोशिश करी गई थी। दे लेफ्ट इमीडिएटली अज्यूमिंग कि ये मर गया होगा। संजीव फिर आगे लोगों को धमकी देते हुए ये कहता है कि जिसने भी अगर गवाही देने की या बात करने की कोशिश करी तो उसके भी हाथ को इसी तरीके से काटा जाएगा, उसे गांव में घुमाया जाएगा। जो हाल रामचंद्र बेहरा का किया है यही हाल तुम सबका भी होगा। फिर वो काफी गाली गलौज करता है जो कि गुंडे अक्सर किया करते हैं और कहता है कि ये हमारा नेता होने वाला था। ये कहते हुए गांव से करीबन करीबन 10 किलोमीटर की दूरी के आसपास एक जंगल है, उस तरफ इस मोटरसाइकिल का जखीरा जो है अपना रास्ता मोड़ लेता है। तब तक बेहरा का जो कटा हुआ हाथ था, जो हथेली थी, वो पूरी तरीके से काली हो चुकी थी, लकड़ी की तरह कठोर हो चुकी थी, रक्त प्रवाह ऑब्वियसली खत्म हो चुका था, खून पूरा निकल चुका था। सभी इन कटे हुए हाथों को लेकर जंगल पहुंचते हैं। तब अचानक अजीत कहता है कि तुम अपने मोबाइल से टॉर्च ऑन करो। ये लोगों को कहा जाता है कि मोबाइल से टॉर्च ऑन करो और अब हम इसके कटे हुए हाथ को खाएंगे। ये अजीत के वाक्य थे कि अब हम इसके कटे हुए हाथ को खाएंगे, देखो इसकी उंगलियां कैसे अकड़ सी गई है। ये सुनते ही बाकी लोग भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं जल्दी जल्दी मोबाइल निकालो, जल्दी जल्दी मोबाइल निकालो। मोबाइल निकाले जाते हैं, मोबाइल की टॉर्च से रोशनी करी जाती है और सभी टॉर्च जला के ऐसे खड़े हो जाते हैं। वीडियो बनाना शुरू किया जाता है। अजीत ने भी पॉकेट से मोबाइल निकाला, रोशनी ऑन करी, वो भी वीडियो बना रहा था। प्रमोद, जिसका नाम मैंने इस वीडियो में सिर्फ एक बार ही लिया है अभी तक, प्रमोद उस कटे हुए हाथ को लेकर आगे बढ़ता है, कैमरों के सामने आता है और फिर उसे खाने लगता है, उसे चबाना शुरू करता है। सभी वीडियो रिकॉर्ड करके एक दूसरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे थे और साथ में ये कह रहे थे कि जो विधायकी लड़ेगा उसका अंजाम यही होगा। इधर रामचंद्र बेहरा के मौत की खबर सुनते ही, उनकी हत्या की खबर सुनते ही खासीपुरा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मनोरंजन बिसी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। सब इंस्पेक्टर मनोरंजन बिसी को ही इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बनाया गया था। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि रामचंद्र बेहरा के घर के बाहर जो मेन गेट है उसके चारों तरफ खून फैला हुआ है, नाले में खून बह रहा है, घास तक लाल हो चुकी है, इतना ज्यादा खून बह चुका था। पुलिस ने फौरन उस एरिया को घेरा क्योंकि वो एक क्राइम स्पॉट था, क्राइम सीन था। फॉरेंसिक टीम ने क्राइम स्पॉट से 5 किलो मिट्टी जो है वो इकट्ठा करी। जो वहां पे भाले लाठियां वगैरह पड़ी हुई थी उनको बरामद किया गया, तलवार वहां पे फेंकी हुई थी, उन सबको उठा के फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा गया। सारे के सारे सबूत जो है वहां से इकट्ठे किए गए। सब इंस्पेक्टर बिसी को देखते ही रामचंद्र बेहरा की जो बड़ी बेटी थी मीना रानी, वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि हमारे आंखों के सामने ही हमारे पिता को मार दिया गया। वो चीख रहे थे लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं करी। तो बिसी इनसे पूछते हैं कि क्या तुम उन्हें पहचानती हो? तो लड़कियों ने जवाब दिया कि हाँ साहब, ये 6 लोग थे, संजीव पृष्टि, अजीत पृष्टि, अरुण पृष्टि, आलेख पृष्टि, प्रमोद और पूरन बेतोई। प्रमोद तीसरी बार नाम लिया है मैंने इस वीडियो में, इस नाम को जरूर याद रखना। ये सारे के सारे जो लोग थे धकोटा के ही रहने वाले थे और ये सारे के सारे कौन से पॉलिटिकल पार्टी के थे? ये सारे थे बीजू जनता दल के, वही बीजू जनता दल जिसको हरा के रिसेंटली बीजेपी पावर में आया है पहली बारी उड़ीसा के अंदर। पापा के मारने के बाद ये पापा के कटे हुए हाथ को भी साथ में ले गए, ये आंसू पोंछते हुए मीना रानी ने पुलिस वालों को बताया। आईयू बिसी जो कि इस डायरी में सब कुछ नोट कर रहे थे, पन्ने को पलटते हुए पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी का बीजेडी से क्या रिलेशनशिप था? तो रूंधे गले से मीना रानी पुलिस वाले को बताती है कि पापा पहले कांग्रेस में थे,
पहले कांग्रेसी थे। 2014 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय विधायकी का चुनाव लड़ा। वो घासीपुरा ब्लॉक के चेयरमैन भी रह चुके थे। इस बार एमएलसी चुनाव में उन्हें बीजेडी से टिकट मिलने वाला था। 26 मार्च को यानी अगले दिन वो बीजेडी में शामिल होने वाले थे और बीजेडी के लोगों ने ही मेरे पिता को उनको मौत की घाट उतार दिया। फिर उन्होंने पूछा कि 25 तारीख को क्या हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली अब रात 12 बजे से आगे बीत चुकी थी, तो घटनाक्रम पिछले दिन का था। उसके बारे में पूछा गया तो मीना रानी जो कि बड़ी बेटी थी, प्रशांति अपने होशो-हवास खो बैठी थी। मीना रानी ये सारा का सारा कॉन्वर्सेशन पुलिस वालों के साथ कर रही थी। वो कहती है कि सुबह-सुबह पिताजी जो हैं बीजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए उनके ऑफिस गए थे। शाम को घर लौटे, हमारे साथ खाना खा रहे थे। कुछ लोग बाहर आए, 5 लोग जो पहले आए थे। पिताजी उन्हें अंदर लेके आए, हमने उन्हें चाय नाश्ता भी कराया। कितने समर्थक, सुबह कितनी गाड़ियां जाएंगी, कितने लोग साथ में जाएंगे, ये सारा का सारा डिस्कशन हुआ। और ये 8 बजे के आने के पश्चात ही करीबन 10 बजे के बाद बाहर निकले थे। हम सोने के लिए जा ही रहे थे कि अचानक से फिर से दरवाज़ा खुला और संजीव की आवाज़ आई और पिताजी बाहर गए और उसके बाद जो दुर्घटनाक्रम हुआ वो हुआ। ये पूरा सिलसिलेवार तरीके से मीना रानी ने पुलिस को एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया। इमेजिन करिए आप उस सिनारियो को भी जहाँ पे एक बेटी को उस चीज़ को देखने के पश्चात दोबारा से उसको बताते हुए रिलिव करना पड़ रहा हो। इससे ज़्यादा दर्दनाक मेरे ख्याल में कुछ हो नहीं सकता। और छोटी बहन और माँ की हालत उस समय क्या हो रही होगी, आई कांट इवन इमेजिन। पुलिस वालों ने एक विचित्र सा सवाल किया जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड्स फॉर इट। पुलिस वालों ने ये कहा कि क्या तुमने बचाने की कोशिश नहीं करी? 3 महिलाएं ऐसे लोगों के खिलाफ जिनके हाथों में तलवार, भाले, लाठी, गंडासा, दराती ये सब थे, उनका मुकाबला कैसे करती? तो मीना रानी ने बताया कि हमने जब आगे बढ़ने की कोशिश करी तो हमें ये कहा गया था कि एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारा हाल भी यही होगा। दिस वॉज अ वेरी इलॉजिकल क्वेश्चन, बट ये पूछा गया था। पुलिस ने उसके पश्चात अलग अलग धाराओं के अंदर केस को रजिस्टर किया। 302 यानी कि हत्या का मामला, 201 यानी सबूत मिटाने का मामला और 120 यानी आपराधिक साजिश के तहत ये सारे के सारे केस जो हैं फाइल किए जाते हैं और इंक्वायरी शुरू करी जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऑफ कोर्स ये सामने आ गया था कि कैसे 2 पोर्शन ऑफ द बॉडी गायब हैं, एक बायां हाथ जो कोहनी के नीचे से और हथेली से दायां हाथ। अगले दिन आयो मनोरंजन बिसी जो है वो धकोटा गांव के एक गांव आती है वापस से, पूछताछ करने की कोशिश करती है। एक घर के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं सुना, हम सो रहे थे। पुलिस फिर रामचंद्र बेहरा के घर पहुंचती है और कहती है कि यहाँ तो किसी ने कुछ नहीं देखा, वो तो कह रहे हैं कि वो लोग सब सो रहे थे। तो मीना रानी ने कहा कि साहब हमने सबसे मदद मांगने की कोशिश करी पर किसी ने बेटा दरवाजा नहीं खोला। वो जो सामने आप घर देख रहे हैं वो रंजीत गुप्ता का घर है। जिस रात पापा का मर्डर हुआ उस रात हमने रंजीत गुप्ता से उनकी गाड़ी मांग के उनसे मदद लेने की कोशिश करी, लेकिन बाहर कोई भी नहीं आया। इंस्पेक्टर अचानक से फॉर सम वियर्ड रीजन सोचते हुए कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रंजीत गुप्ता का इस हत्याकांड से कोई लेना देना हो। पुलिस वाले का ऐसा कहना था और अचानक से मीना रानी हैरान होकर कहती है कि साहब आप शायद सही कह रहे हो, क्योंकि कुछ ही दिन पहले पापा के कातिल संजीव, अरुण और अजीत रंजीत गुप्ता के घर पे देखे गए थे, छत पे थे और वो हमारे घर की तरफ इशारा करके कुछ बात कर रहे थे। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पिताजी की किसी से कोई दुश्मनी थी? तो मीना रानी कहती है सहमी हुई सी कि पापा तो घासीपुरा के जाने माने नेता हैं, वो बीजेटी साइन करने वाले थे, उनके साथ जुड़ने वाले थे, भला उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन रंजीत गुप्ता के बारे में सुनते ही पुलिस का माथा ठनक चुका था कि हत्या के ठीक एक दिन पहले वो लोग जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है वो रंजीत गुप्ता के घर पे क्या कर रहे थे। पुलिस रंजीत गुप्ता के घर पे छापामारी करने के उद्देश्य से वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि रंजीत गुप्ता घर पर मौजूद ही नहीं है। पुलिस ने रंजीत के घर वालों से पूछताछ करने की कोशिश करी तो जब लोगों के नाम बताए गए तो ये पता चला कि जो आरोपी हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है उसमें से 4-5 लोग एक्चुअली में रंजीत के दोस्त हैं और 3-4 दिन पहले भी इन्हें रंजीत के घर पे देखा गया था। घटना के एक दिन पहले तो ये रंजीत के घर पे आए ही थे और बातचीत में बेहरा के घर के बारे में पूछ रहे थे कि मेन एंट्रेंस कितना बड़ा है, लिविंग रूम किस तरफ है, कौन कौन से किस रूम में सोता है, ये सारी की सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश करी जा रही थी। इट वॉज एज इफ घर को मैप किया जा रहा था कि कौन सा सदस्य घर के कौन से कोने में उसका एक स्थायी जो है स्थल सा है। अब पुलिस इस बात को तो समझ चुकी थी कि ये मर्डर फुल प्लानिंग और रेकी करने के बाद किया गया है। हालांकि पुलिस के सामने सवाल अभी भी वही था कि आखिरकार ये आरोपी कत्ल करने के बाद कहां भाग गए।
बहरा का कटा हुआ हाथ गायब क्यों है? पुलिस ने कैसे सुलझाया इस केस को? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, दो सवाल एक्चुअली में। पहला तो ये कि बहरा का हाथ लेके क्यों गए ये लोग, और दूसरा ये प्रमोद कौन है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस घटनाकांड को 2 दिन बीत चुके थे और तारीख हो चुकी थी 27 मार्च 2019। आईओ मनोरंजन बिसी अपने पुलिस सहकर्मियों के साथ धकोटा गांव और आसपास के इलाके में इन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, कातिलों को, लेकिन कातिलों का कहीं भी कोई निशान नहीं मिल पा रहा था। कुछ देर धक्के खाने के पश्चात अचानक से आईओ मनोरंजन बिसी को याद आता है कि उस इलाके में इनका एक पुराना मुखबिर हुआ करता था। वो अपनी डायरी के पन्नों को खंगालते हैं, मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में चेक करते हैं और इवेंचुअली उन्हें उसका नंबर मिल जाता है जो इसका पहले एक मुखबिर हुआ करता था। ये उस मुखबिर को फोन लगाते हैं, उसे पास बुलाते हैं। तो मुखबिर कहता है कि जिस रात इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके पश्चात संजीव कैसे मोटरसाइकिल पे कटे हुए हाथों को घुमाते हुए गाली गलौज करते हुए किसी ने बयान दिया तो उसका भी यही अंजाम होगा, ये कहते हुए अपने सारे के सारे लश्कर को धकोटा गांव के 10 किलोमीटर आगे जो जंगल है उस डायरेक्शन में लेके गया था। पुलिस वालों को ये पहला सुराग मिला था कि कातिल किस तरफ गए होंगे, तो ये लोग उन जंगलों की तरफ निकलते हैं जिस तरफ इस मुखबिर ने इशारा किया था। धीरे धीरे शाम का समय हो रहा था पर अभी इन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से इन्हें 3 लोग वहां पे बैठे हुए दिखाई देते हैं जंगल के अंदर। 3 लोग बैठे हुए थे और उनके सामने कटा हुआ एक इंसानी हाथ भी था। पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लेते हैं। पुलिस ने फौरन इन तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया। कटे हुए हाथ को फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है और रिपोर्ट में पता चल जाता है कि ये जो कटा हुआ हाथ है ये रामचंद्र बेहरा का ही है। उसके ऊपर दांत के निशान भी थे, यानी कि किसी ने उसको खाने की कोशिश करी थी। खाने की कोशिश करने वाला कौन था? प्रमोद। फिर कह रहा हूं, इस नाम को याद रखना। पुलिस ने फिर संजीव, अजीत और पूरन से सख्ती पूर्वक बात करने की कोशिश करी। उनको पुलिस वाला जो तरीका होता है वो आजमाया। उनके मोबाइल को भी फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजा गया, पर उन तीनों में से कोई भी मुंह खोलने के लिए राजी नहीं होता है। मनोरंजन बिसी फिर एक कांस्टेबल को कहते हैं कि रामचंद्र बेहरा की बड़ी बेटी मीना रानी को लेकर आओ। आधे घंटे के पश्चात मीना रानी वहां पे पहुंच जाती है और कातिलों को देखते ही मनोरंजन बिसी से कहती है कि साहब यही है मेरे पिता के कातिल, इन लोगों ने ही मेरे पिता का कत्ल किया है। इनके साथ और भी लोग मौजूद थे। पापा के साथ बैठकर इन्होंने चाय नाश्ता किया, हमारे परिवार के साथ समय बिताया और उसके पश्चात हमारे ही सामने हमारे पिता का कत्ल कर दिया। शिनाख्त करी जा चुकी थी। मनोरंजन बिसी फिर संजीव को कॉलर पकड़कर जोर से उठाते हैं और कहते हैं कि अब भी अगर सही तरीके से नहीं बताया तो तेरा वो हाल कर दूंगा जिसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस रात क्या हुआ सही सही बता, वरना 3rd डिग्री देकर तुमसे सच उगलवाया जाएगा। पुलिस का ये सख्त लहजा देखकर संजीव डर जाता है और वो कहता है कि रामचंद्र बेहरा और हमारे बीच बरसों पुरानी दुश्मनी थी। जी हाँ, बरसों पुरानी दुश्मनी। वो धीरे धीरे काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा था, उसका दबदबा तेजी से बढ़ रहा था और लोग उसको काफी ज्यादा फॉलो करने लगे थे। फिर एक दिन अचानक से पता चला कि वो हमारी ही पार्टी बीजेडी को ज्वाइन करने वाला है। तो पहले उस समय निर्दलीय थे, उसके पहले कांग्रेसी थे, अब बीजेडी को ज्वाइन करने वाले थे। तो एक पब्लिक के बीच में एक अच्छे सपोर्ट रखने वाला इंसान बीजेडी में आने वाला था और इन लोगों को दिक्कत ये हो गई थी कि हमारी दबंगई, हमारी नेतागिरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसके आने की वजह से ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है और यही वो कारण है कि हमें और कोई उपाय नहीं सूझा और इसलिए हमने उसके मर्डर का प्लान बनाया। पुलिस ने फिर पूछा कि तुमने प्लान कैसे बनाया, सब कुछ बताओ। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि सबसे पहले बेहरा के परिवार के बारे में आसपास के लोगों से जानना शुरू किया कि कौन सा कमरा किस तरफ है, कौन कहाँ सोता है, ड्राइंग रूम किस तरफ है, फलाना ढिमकाना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। किस तरीके से घर की मैपिंग करी गई, हथियार कहाँ से है, इस बारे में पूछा गया। तो पूरन नाम के इंसान ने कहा कि हमारे कुछ और साथी भी थे जो वहां पे ऑलरेडी मौजूद थे, वो भी बीजेडी के समर्थक थे। पहले से ही हथियार, भाला, तलवार वगैरह लेके उन्होंने पास के घर, एक झोपड़ी सी थी, अबैंडन सी, वहां पे भूसों के बीच में उसके पीछे उन हथियारों को छुपा दिया गया था। और बेहरा के बाहर आने के पश्चात हम वो हथियार लेकर आए और हमने उससे आक्रमण किया। फिर वो अपनी कुर्सी को घसीटते हुए बेसी जो है वो अजीत की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि तू भी मर्डर में शामिल था। तो अजीत ने दबी जबान में कहा, हाँ, हम सबने मिलकर ये मर्डर किया। फिर पूछा गया कि कत्ल के बाद क्या किया। तो उन लोगों ने कहा कि बेहरा के कटे हुए हाथ को लेकर पूरे गांव में पहले घूमे और उसके बाद जंगल में चले गए। तो उन्होंने संजीव से फिर सवाल पूछा पुलिस वालों ने कि कटे हुए हाथ के ऊपर दांत के निशान है। तो उस पर संजीव ने सक पकाते हुए कहा कि हमने उसे खाने की कोशिश करी।
और ये कहा कि इस हाथ को खाने की कोशिश करी थी प्रमोद ने और वो उसका वीडियो बना रहा था। पुलिस अब प्रमोद को ढूंढना शुरू करती है और अगले ही दिन 28 तारीख को धगोटा गांव से ही, जिसमें प्रमोद रहा करता था, वहां से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। मैं आपको बार बार इस वीडियो में कह रहा था कि प्रमोद के नाम को याद रखना। प्रमोद का नाम याद रखने के लिए इसलिए कह रहा था मैं आपको कि प्रमोद वही इंसान है जिसने इस हाथ को खाने की कोशिश करी थी। प्रमोद एक 16 साल का लड़का था। उसकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष की थी। निर्भया कांड में भी सबसे ज्यादा हिंसक जो था वो भी एक नाबालिग लड़का ही था। इस हत्याकांड में भी जिस इंसान ने सबसे ज्यादा हैवानियत वाला स्वरूप दिखाया अपना, वो भी एक 16 साल का लड़का था। पुलिस ने उसका मोबाइल चेक किया तो पता चला कि उसने मोबाइल से संजीव को वीडियो भेजने के पश्चात वीडियो को डिलीट कर दिया था। संजीव ने भी अपने मोबाइल से वीडियो को डिलीट कर दिया था। पर व्हाट्सएप चैट रिकवरी हो जाती है। इस चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक लैब में दोनों के मोबाइल को भेजा गया ताकि ये जो डिलीटेड वीडियोस हैं इनको रिकवर करवाया जा सके। इवेंचुअली वो वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है और उसके अंदर जो वार्तालाप हो रहा था वो ओडिया में हो रहा था। उसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने निकाला हुआ है, वर्ड टू वर्ड मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। वीडियो में ये कहा जा रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड करो हाथ का, अब जाकर हमारा और हमारे पूर्वजों का गुस्सा शांत हुआ। अब कुछ नहीं बचा, सब ठंडा पड़ गया। अब जेल जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। प्रमोद से 3 दिन पहले ही कहा था कि हम खेल करेंगे, हाथ का मांस अच्छा दिख रहा है, स्वादिष्ट है, धोकर खाएंगे, इसे अच्छी तरह धोकर फ्रिज में रख देंगे। हाथ का वीडियो रिकॉर्ड करो, रामचंद्र बेहरा के दोनों हाथ खा लेंगे। संजीव, अजीत, अरुण, प्रमोद, आलेख और पूर्ण, इन सभी के खिलाफ में आनंदपुर सेशन कोर्ट के अंदर चार्जशीट जो है फाइल करी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रमोद नाबालिग था और ये केस कोर्ट में करीबन 5 साल तक चला। कोर्ट में किस तरह की जेरा करी गई वो मैं आपको वर्ड टू वर्ड, कोर्ट का डॉक्यूमेंट मैंने निकाला है, वो मैं आपको पढ़ के उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बेहरा परिवार की तरफ से केस लड़ रहे थे एडवोकेट अश्वनी मलिक। उन्होंने दलील दी, एंड आई कोट, राजनीतिक खुन्नस और पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए 16 साल से लेकर 44 साल तक के 6 लोगों की भीड़ ने एक साथ मिलकर बेहरा की बर्बरता से हत्या कर दी। पहले उनके घर पर जाकर चाय नाश्ता किया, फिर बाहर बुलाकर उनकी बेटी के सामने ही हाथ पैर काट डाले। बेहरा का कटा हुआ हाथ लेकर पूरे गांव में घूमे और लोगों को धमकी दी कि यदि किसी ने इनके खिलाफ गवाही देने की कोशिश करी तो वो जिंदा नहीं बचेगा। जवाब में बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि माय लॉर्ड, ये सारे आरोप आधारहीन है, इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। तो अश्वनी मलिक फिर कहते हैं आगे, पुलिस ने 51 से ज्यादा गवाहों के बयान पेश किए हैं। सबसे अहम सबूत हाथ को खाने का वीडियो और बातचीत का ऑडियो है। इस ऑडियो से समझा जा सकता है कि बदला लेने के लिए कातिलों ने सारी हदें पार कर दी। बेहरा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इन लोगों ने बेहरा की बेटियों को भी जान से मारने की धमकी दी थी। इस केस में सबसे अहम गवाह बेहरा की पत्नी और दोनों बेटियां हैं, जिसका बचाव पक्ष के एडवोकेट जिसके जवाब में कहते हैं कि माय लॉर्ड, मेरे साथी जिन्हें मुख्य गवाह बता रहे हैं वह उनकी बेटी और पत्नी है। उनकी बात पर कोर्ट कैसे आंख मूंद कर भरोसा कर सकती है, यहाँ कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। तो बचाव पक्ष को रोकते हुए एडवोकेट अश्वनी मलिक कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने एक एक गवाह के बयान दर्ज किए गए हैं। सभी आरोपियों ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक सबूत इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि कातिलों ने पहले बेहरा का मर्डर किया, फिर उनके हाथ लेकर जंगल में चले गए, वीडियो बनाया और कटे हुए हाथों को खाने की कोशिश की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है, यदि ऐसा नहीं है फिर कातिल के पास ये हाथ कैसे मिला। सभी पार्ट्स के डीएनए बेहरा से मैच कर रहे हैं। जितनी बेरहमी से मर्डर हुआ है, इन कातिलों को फांसी से कम की सजा बिल्कुल भी मंजूर नहीं की जा सकती। इन दोनों पक्षों की जिरा को सुनने के पश्चात 5 मार्च 2024 को आनंदपुर सेशन कोर्ट ने प्रमोद को छोड़कर बाकी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया और प्रमोद को नाबालिग मानते हुए उसे रिहा कर दिया। नो जुवेनाइल होम, नो जुवेनाइल प्रिजन, बाइज्जत बरी। 16 साल का लड़का जिसने कत्ल किया, नरबख्शी की तरह हाथ को खाने की कोशिश करी, उस 16 साल के लड़के को नाबालिग है कहकर हमारे जुडिशियल सिस्टम ने लोगों के बीच में दोबारा छोड़ दिया कि 18 साल के जब तक नहीं हो जाते, डू अ लिटिल मोर। 6 मार्च को आनंदपुर सेशन कोर्ट ने इवेंचुअली 211 पन्नों का अपना जजमेंट जो है वो लोगों के सामने अपना डिसीजन जो है सुनाया और कहा कि बेटियों के सामने पिता की इस तरीके से हत्या कर देना और लोगों को डराने के उद्देश्य से हाथों को ऐसे लेकर गांव-गांव में घूमना और लोगों को धमकी देना एक बर्बरता पूर्वक इवेंट है जिसको किसी भी तरीके से
ये नहीं कहा जा सकता कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम नहीं है, और ये अपराधी हैं, ये हिंसक हैं, और यही वो वजह है कि इन 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिलहाल ये सारे के सारे केओंझर जेल में बंद है, पांचों के पांचों लोग, और केस जो है उड़ीसा के हाई कोर्ट में चल रहा है। प्रमोद अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है। वो कहाँ है, क्या किसी और का कत्ल कर रहा है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर सिर्फ और सिर्फ इस चीज से इनसिक्योर हो के कि कोई आने वाला नेता उनकी पॉलिटिक्स को खराब कर देगा, किस तरीके से एक इंसान का कत्ल कर दिया गया, बेटियों को किस निर्मम तरीके से अपने पिता की हत्या होते देखने के लिए मजबूर किया गया, एक बीवी का सिंदूर उजड़ते हुए किस तरीके से वो फील कर सकती है, उस दर्द को प्रशांति को महसूस करवाया गया जुडिशियल सिस्टम के द्वारा। उस इंसान को नाबालिग के कहकर बाहर छोड़ दिया गया जो कि हत्या करने के पश्चात हाथ को खाने की कोशिश कर रहा था। वो समाज जहाँ पे लोग एक दूसरे से मदद की उम्मीद रखते हैं, उस समाज में एक घर के बाहर 3 महिलाओं के सामने, जिसमें से 2 छोटी बच्चियां थी, उनके सामने कत्ल हुआ। उसको उस इंसान को बचाने के लिए मोहल्ले में से एक इंसान ने अपना दरवाजा नहीं खोला। और इन सब चीजों के बीच में रंजीत गुप्ता का क्या रोल था, पुलिस आज तक उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाई है। रंजीत गुप्ता आज तक अरेस्ट नहीं हुआ है, और ये केस जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट रूलिंग वगैरह नहीं चलेगा, तब तक टैक्स पेयर्स के पैसे से इन लोगों को खाना खिलाया जाएगा। पर सबसे हैरत अंगेज इस केस के अंदर जो घटनाक्रम रहा वो था प्रमोद का बाइज्जत बरी होना। हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा जाने कैसा। आप क्या सोचते हैं ऐसे इनसिक्योरिटीज के बारे में, ऐसे घटनाक्रम के बारे में, और प्रमोद को जो रिहा किया गया उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज डू शेयर द वीडियो। आज समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।